2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां रोजगार को मुद्दा बनाकर युवाओं को रिझाने में लगी हुई हैं। ऐसे में बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी, सभी पार्टियां युवाओं को आकर्षित करने वाली घोषणाएं करते नजर आ रही है। सीएम धामी ने पिछली सरकार में चुनाव के दौरान रोजगार गारंटी के माध्यम से युवाओं को लुभाने का काम किया था। सीएम ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में सरकार ठोस योजना लेकर आ रही है। पिछली बार आपने देखा होगा चुनाव से ठीक पहले एक पार्टी के लोगों ने रोजगार गारंटी का जो है वो देने का काम किया था और किसी को भी जो है उस पर कोई पैसा नहीं मिला, केवल लोगों को भरमाने का काम है। आज जो भी जितनी भी घोषणाएं हो रही हैं, तमाम पार्टियां केवल चुनाव एजेंडे को ध्यान में रख के नौजवानों को, युवाओं को एक प्रकार से जो है फिर से वही शब्द साग दिखाने का काम कर रही है। हमारा काम ये नहीं है, हम तो सीधे सीधे यहाँ के नौजवान युवाओं के लिए ठोस योजना लेकर आ रहे हैं। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास पर नाबार्ड से वित्त पोषित उत्तराखंड ग्रामीण बैंक की एटीएम युक्त 5 वित्तीय साक्षरता वाहनों का फ्लैग ऑफ किया है। इस मौके पर उन्होंने उत्तराखंड ग्रामीण बैंक के वार्षिक प्रतिवेदन का विमोचन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वित्तीय समावेशन और डिजिटल इंडिया मशीन को ज्यादा सुदृढ़ बनाने की दिशा में ये सराहनीय कोशिश की जा रही है। इस वाहन का उपयोग राज्य की आम जनता को वित्तीय साक्षर बनाने और एटीएम के माध्यम से लेन देन कर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने में किया जाएगा। ग्रामीण बैंक की मोबाइल एटीएम वैन राज्य के सुदूरवर्ती क्षेत्र के निवासियों को एटीएम के जरिए लेन देन के साथ साथ वित्तीय साक्षरता के लिए जागरूक भी करेगी। और पिछले दिन कुछ समाचार पत्रों और सोशल मीडिया पर यह खबर आई थी कि मसूरी में वीकेंड पर भी पर्यटकों के आने की अनुमति दी गई है, जिसको लेकर लोगों में असमंजस की स्थिति पैदा हो गई थी। इसी के चलते मसूरी के पर्यटन व्यवसाय पर बुरा असर पड़ा, जिसको देखते हुए मसूरी के एसडीएम मनीष कुमार ने पत्र जारी करके ये साफ कर दिया है कि मसूरी में पर्यटकों के आने पर किसी भी तरह की कोई रोक नहीं है। मसूरी के एसडीएम ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के वायरल मैसेजों पर ध्यान न दें और जो भी इस तरीके का कार्य करते हुए पाया जाएगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और अब बात रामनगर की, जहां पर चोर पानी के पास एक बड़ी नहर में एक युवक की गिरने से मौत हो गई। युवक का शव नहर से 8 मीटर दूर बरामद हुआ है। वहीं घटना से युवक के परिजनों में कोहराम मच गया है। सूचना मिलते ही आसपास के लोगों ने पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया, जिस पर पुलिस की टीम ने नहर में चल रहे पानी को कम करवाया और युवक को रेस्क्यू कर लिया। शव मिलते ही पुलिस ने शव को उपचार के लिए अस्पताल में भेज दिया था, जहां डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस अब युवक का पोस्टमार्टम करवाएगी और आगे की कार्रवाई में जुट जाएगी। बड़ी नहर जो बहती है रामनगर में, चोर पानी के पास एक हमारी चौकी खताड़ी से राशिद नाम के हमारे कांस्टेबल ने सूचना दी कि कोई व्यक्ति बड़ी नहर में बह गया है, जिसकी सूचना पर हमारी पूरी यूनिट तत्परता से गई और हाथी डंगर के पास उसको रेस्क्यू करके बाहर निकाला। उपचार के लिए हॉस्पिटल लाए तो चिकित्सकों द्वारा उसको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी शिनाख्त नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों से पूछताछ में पता चला है कि टेम्पो चालक है। और जोशीमठ का प्रसिद्ध फूल कोठा मेला मां चंडिका मंदिर, रविग्राम और नरसिंह मंदिर में खत्म हो गया है। 2 दिन तक चलने वाले इस मेले का आयोजन पूर्णमासी के मौके पर किया जाता है। इस मेले में लगभग घी के 400 से ज्यादा अखंड दिए जलाए जाते हैं और इसके बाद उच्च हिमालय क्षेत्र में लाए गए देव पुष्प से मां चंडिका का श्रृंगार किया जाता है और रात भर मां की पूजा की जाती है। इसके अलावा मंदिर के गर्भगृह को ब्रह्म कमल के फूलों से सजाया जाता है। ब्रह्म कमल जो कि उच्च हिमाचलीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इसे लाने के लिए हर साल परंपरा अनुसार गांव के 2 परिवारों को जिम्मेदारी दी जाती है। हम सुदूर हिमालय से और कमल के पुष्प लेके आते हैं और कमल के पुष्प लेने के लिए गांव के स्वस्थ बेटे जाते हैं
जो वहाँ जाके कमल फुसलाकर भगवती से वहाँ निवेदन करते हैं पूरे गांव में, नगर में, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में, और भगवती की कृपा बनी रहे। और कृपा प्रसाद से पूरा गांव यहाँ पर आया है। हम दीपक जलाते हैं और प्रत्येक घर में जलते हुए दीपक जाते हैं ताकि 1 वर्ष तक भगवती हमारी रक्षा करें, हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और अगले वर्ष आते पुनः हम दीपक बांटें। और पौड़ी में नेटवर्क 10 की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। दरअसल नेटवर्क 10 ने प्रमुखता से 34 गांव के पेयजल संकट से जूझने की खबर को प्रमुखता से दिखाया था, जहां बिना पेयजल योजना के ना होने से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस खबर को प्रमुखता से दिखाए जाने के बाद पौड़ी विधायक हरकत में आए और इस इलाके की जनता के लिए विधायक ने 19 करोड़ की लागत से बनने वाली घुड़दौड़ी बिलकेदरा पेयजल पंपिंग योजना की स्वीकृति शासन से ली है। स्वीकृति मिलने के बाद योजना के निर्माण कार्य के लिए टेंडर की प्रक्रिया 1 महीने के अंदर पूरी कर ली जाएगी, जिसके बाद इस योजना का काम भी जल्द पूरा होने के बाद स्थानीय लोगों को पेयजल के संकट से निजात मिल जाएगा। बिलकेदार घुड़दौड़ी पेयजल पंपिंग योजना, जिसकी स्वीकृति लागत लगभग 19 करोड़ 46 लाख रुपए है, के स्वीकृत होने पर पौड़ी विधानसभा के इडवालसू पट्टी के, रावतसू पट्टी के, बनगढ़सू पट्टी के और सितौनसू पट्टी के सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। मुझे याद है कि चुनाव के समय पे पूरे इन सब क्षेत्रों के लोगों ने एक ही मांग रखी थी कि इनको बिलकेदार घुड़दौड़ी पेयजल पंपिंग योजना चाहिए, और हमने उन सब लोगों से कहा था कि हम जरूर इस योजना को बनाएंगे। मुझे बड़ी खुशी है कि इस योजना के स्वीकृत होने से इन तमाम लोगों को, जो लोग बहुत लगभग 30 साल से इस योजना की राह देख रहे हैं, ये योजना अब कुछ महीनों बाद धरातल पर उतरने वाली है। और रामनगर के तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ कार्यालय में वन विभाग के अधिकारियों के साथ दीवान सिंह बिष्ट ने बैठक की, जिसमें फोटो टूरिज्म को बनाने के बारे में बात की गई। बता दें कि फोटो टूरिज्म जोन को शुरू करने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की थी। विधायक दीवान सिंह बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि फोटो जोन और इससे पूर्व हमने गर्जिया जोन शुरू किया था। इसके तहत बेरोजगार युवाओं को रोजगार देने की कोशिश की जाएगी। वहीं डीएफओ बलवंत सिंह शाही ने बताया है कि बैठक में फैसला लिया गया है कि फोटो टूरिज्म जोन को 1 नवंबर से पर्यटकों के लिए शुरू कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि जो नियम कॉर्बेट में चल रहे हैं, उन्हीं के आधार पर फोटो जोन में काम किया जाएगा। डीएफओ ने कहा है कि मालधन चौड़ के लोगों को इस टूरिज्म जोन में प्राथमिकता दी जाएगी। हमारे डीएफओ साहब के कार्यालय में जो बैठक हुई है, ये फोटो जोन, एक नया जोन जो हमने घोषणा करवाई थी माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसको प्रारंभ करने की किस प्रकार से आगे बढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से उसकी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये सारी चीज़ें इस बैठक में तय हुई हैं। और मैं धन्यवाद भी करना चाहता हूँ अपने मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने जो रोज़गार बढ़ाने की, स्वरोजगार बढ़ाने की कोशिश की है, उसी के तहत ये ऑटो जोन भी है। इससे पूर्व हमने गर्जिया जोन भी प्रारंभ किया था। ये फोटो टूरिज्म जोन को जो है 1 नवंबर से शुरू कर दिया जाएगा, और इसमें जो कॉर्बेट में नियम चल रहे हैं वही फोटो टूरिज्म में भी उन्हीं नियमों के अनुसार कार्य किया जाएगा। और इसमें मालधन के लोगों को टूरिज्म एक्टिविटीज़ में अधिक से अधिक वरीयता दी जाएगी। और प्रथम चरण में इसमें 40-40 जिप्सियाँ 2 पालियों में चलेंगे। ये फोटो टूरिज्म। और भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति के आखिरी दिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर के लक्ष्मण भी मौजूद रहे। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा की कार्य समिति का आयोजन रुड़की में किया जा रहा है और ये कार्य समिति 2 दिन तक चलेगी। कार्य समिति के दूसरे दिन सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा के साथ उनका स्वागत किया। कार्य समिति को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने सभी से मिशन 2022 में जुट जाने का आह्वान किया। प्रदेश से आए
आए हुए हमारे ओबीसी मोर्चा के सभी पदाधिकारीगण और उनके बीच में हमारा संगठन का कार्यक्रम था और उस कार्यक्रम में भाग लिया है। जो हमारी जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी दी है और सभी कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है कि सभी कार्यकर्ता लोग जो है लगे ही हैं और जोर से लगे। तो हमारी जन आशीर्वाद रैली है और उस रैली के माध्यम से हम सभी लोगों का आशीर्वाद लेने के लिए जगह जगह जा रहे हैं। उसी क्रम में आज भगवान कोरोना के कारण से जो चारधाम यात्रा रुकी हुई थी, उस यात्रा को माननीय न्यायालय ने हमारे अनुरोध पर, सरकार के अनुरोध पर उसको अनुमति दे दी है। हमारा प्रयास है कि यात्रा अच्छी तरह से चले, पूरे देश के लोग उसमें आए और कोरोना के नियमों का भी पूरा पालन हो।